गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, हाँ जी। अगर ऑडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। तो मार्च का करंट अफेयर सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के बाद अगली क्लास, एक क्लास और लगेगी, मार्च का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मार्च कंप्लीट करके वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स देन अप्रैल। ठीक है, चलो जी। आई थिंक क्वेश्चन 75 तक डिस्कस हो गए थे, 75 या 85 तक हो गए थे। उसके बियॉन्ड आज हमें स्टार्ट करने, ठीक है। लेकिन आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे। जैसे एटीएल सारथी, एटीएल सारथी किसने डेवलप किया है? एटीएल की फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, अटल टिंकरिंग लैब। एटीएल बोले तो अटल टिंकरिंग लैब। ATL Sarthi, which of the following organizations has launched the ATL Sarthi? RBI, नीति आयोग, इसरो या फिर सेबी? ये मार्च का करंट अफेयर्स है। हाँ जी। तो ATL सारथी करेक्ट आंसर था, नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन, टिंकरिंग लैब, इससे रिलेटेड कुछ भी दिखे, करेक्ट आंसर क्या लगाना है? हमेशा नीति आयोग लगाना है। पोषण पखवाड़ा की बात करी थी, रिसेंटली फिफ्थ पोषण पखवाड़ा स्टार्ट हुआ है लास्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स में। Which of the following is the nodal ministry for the event? Poshan Pakhwada 2023 has been started. Which of the following is the nodal ministry for the event? Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Science and Technology, Ministry of Rural Development या फिर Ministry of Women and Child Development? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज दी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। रानी गर्ल्स हॉकी टफ, तो रिसेंटली रानी रामपाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन हॉकी प्लेयर टू हैव ए हॉकी स्टेडियम। तो ये रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कहाँ पर बना है? ये हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके थे। इसका करेक्ट आंसर इज रायबरेली। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पहुंच गए थे सर क्वेश्चन नंबर 85 तक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करी थी, अभी रिसेंटली इजिप्ट भी इसका ऑफिशियली मेंबर बन गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने देखा था किससे रिलेटेड है, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्रुपिंग है। तो इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाई है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर हमेशा ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछ सकता है शंघाई, चाइना। ठीक है। अच्छा, वर्ड पॉलिटी को लेके लोगों को डाउट आता है कि सर ये वर्ड पॉलिटी क्या है, मतलब इसको भी पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो, वर्ड पॉलिटी का मतलब यही है, यूनाइटेड नेशंस, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखो, अलग से भी एक साथ भी इनको पढ़ोगे तो एकदम से याद रखना एक हैवी हो जाता है हमारे लिए। तो उससे बेटर तरीका क्या है? उससे बेटर तरीका सर ये है कि हम करंट अफेयर्स के थ्रू इन बॉडीज को कवर करने की कोशिश करें। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो बजाय बजाय इसके कि आप अलग से पूरी बॉडीज की लिस्ट पढ़ो, आप करंट अफेयर्स पे कमांड करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाती है। ठीक है। तो जो लोग पहले से करंट अफेयर्स का क्लास करते आ रहे हैं उनको पता है कि पिछले जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में डिस्कस हुई हैं। तो अगर करंट अफेयर्स पे आपका कमांड है तो ये वाला जो इंटरनेशनल बॉडीज, ये वर्ल्ड पॉलिटी, फिर ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। चलो जी सर। तो ये 85 तक पिछली क्लास में बात हो गई थी। इसके आगे की कहानी आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
अभी एक एक्सरसाइज है बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023। ये इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई थी? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके? रिसेंटली द यूनाइट एनुअल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 was held between India and which of the following country? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज यूके। ठीक है, तो एनुअल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण अभी इंडिया और किसके बीच में हुई थी? यूके के बीच में हुई थी। तो वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम के लिए। अभी हाल फिलहाल में इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल टॉपिक मैं इसको कहता हूँ कि इससे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज साल भर में होती हैं उनको जरूर कवर करके रखिए। ठीक है, खास तौर से कुछ स्पेशल हैं, जैसे इंदिरा एक्सरसाइज। इंदिरा एक्सरसाइज रशिया के साथ होती है। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ होती है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है। ठीक है, स्लीन एक्स श्रीलंका के साथ होती है। जिम एक्स जापान के साथ होती है। तो ये कुछ स्पेशल फेमस एक्सरसाइजेज हैं जो हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं। तो जो फेमस एक्सरसाइजेज हैं, जैसे एक्सरसाइज मालाबार क्वाड कंट्रीज के साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। तो जो फेमस एक्सरसाइजेज हैं हम उनको भी कवर करते हैं, साथ ही साथ और भी जो एक्स्ट्रा में जैसे कोंकण हो रही है इंडिया यूके के बीच, हम इनकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में बस इतना ही था। अब लेकिन सर अगर हम यूके की बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि सर हम कभी बोलते हैं ब्रिटेन, कभी हम वर्ड यूज करते हैं सर इंग्लैंड, है ना, कभी हम वर्ड यूज करते हैं लंदन, कभी हम वर्ड यूज करते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या डिफरेंस है सर इनके बीच में? ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ये क्या है सर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो एक बार अच्छे से उसको आप समझ लो। देखो, ब्रिटिश आइल्स हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटेन के आइलैंड्स हैं। जैसे उसमें अगर हम एक टेरिटरी मिला दें स्कॉटलैंड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेमिंग्स है अगर मैं उन्हें क्लब कर लूँ, जैसे एक स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है, तीन अलग अलग टेरिटरीज हैं, या कह लो तीन अलग अलग कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। ये तीनों मिलके एक टोटल कंट्री बनाते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं सर? ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, ये सब ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स। ठीक है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये मिलके क्या बन गए? आपका ग्रेट ब्रिटेन। फिर इसके बाद अगर ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी, अगर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस साथ ही साथ आपका नदर्न आइलैंड, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आपका साथ ही साथ जोड़ लो नदर्न आइलैंड, ये वाला एरिया अगर आपने मिला दिया तो ये क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वो क्या बन जाता है सर? आपका यूनाइटेड किंगडम। तो ये हो गया सर आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट, प्लस इसमें आपने नदर्न आइलैंड को मिला दिया, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम समझ पा रहे हैं किसे कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड वाला हिस्सा। नदर्न आइलैंड भी एक ऑटोनोमस एरिया है अंडर यूनाइटेड किंगडम। फिर ये जो सदर्न हिस्सा है ये पूरा आयरलैंड है, ये पूरा आयरलैंड है। तो आयरलैंड के दो पार्ट है, एक है नदर्न आयरलैंड, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री है, और नदर्न आयरलैंड एक ये टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को मिला दो तो आयरलैंड कहते हैं। बाकी ये पूरा जो एरिया है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये सब मिला के कहलाता है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? ब्रिटिश आइल्स। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड मिलके बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड मिलके बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स अप। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो?
अंगब जी, लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज मेरे पास है, ठीक है, एक लेकिन पुराना पीडीएफ है, बट हाँ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज उसमें अपलोडेड है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। बाकी अभी इस तरह की पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि आप करंट अफेयर्स पढ़िए और ये लिस्टिंग खुद से करिए। जैसे एक लिस्ट बना लिए आप, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं एक लिस्ट आप बना लो, जितने भी आपका क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं एक लिस्ट बना लो बुक्स एंड ऑथर का। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते जाओ, साथ ही साथ में इस तरह की अलग अलग लिस्ट बनाते जाओ। तो ये क्या एक एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस है, ऐसे चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 87। रिसेंटली इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन एंड ई शायद एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, EE knowledge sharing platform Diksha platform has been launched under the Accelerating Smart Power and Renewable Energy Technical One Assistant Program Aspire. Aspire is a bilateral program between India and which of the following countries? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है आई दीक्षा, ठीक है, प्लेटफॉर्म का नाम है आई दीक्षा, ठीक है। और ये किस प्रोग्राम के अंडर क्रिएट हुआ है? एक प्रोग्राम चल रहा है एस्पायर प्रोग्राम। एस्पायर प्रोग्राम के अंडर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है आई दीक्षा। तो आपका ये पूछ रहा है कि ये एस्पायर बायलेटरल प्रोग्राम इंडिया और किस कंट्री के बीच आपका प्रोग्राम है? तो एस्पायर इज अ बायलेटरल प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बताइए। करंट अफेयर्स का पीडीएफ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। बाकी अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा अपना व्हाट्सएप का, अगर किसी के पास नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। आई दीक्षा प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो ये आई दीक्षा प्लेटफॉर्म एस्पायर के अंडर बना है। और एस्पायर किन किन कंट्रीज के प्रोग्राम है? वाओ सर, फिर से करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो इसका भी करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। एस्पायर प्रोग्राम किस किस के बीच का प्रोग्राम है? इंडिया और यूके का। अच्छा, इंडिया और यूके के बीच में ये एस्पायर प्रोग्राम तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हमने देखा भी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो एक यंग प्रोफेशनल्स और एक और प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे एस्पायर की बात हो रही वैसी यंग प्रोफेशनल्स एक प्रोग्राम है। तो सर ये आई दीक्षा पोर्टल करेगा क्या? एस्पायर प्रोग्राम के अंडर ये आई दीक्षा पोर्टल क्रिएट किया गया है। इस पोर्टल का मेन पर्पस क्या है? वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल एनर्जी एफिशिएंसी एंड डीकार्बोनाइजेशन नीड्स ऑफ इंडियन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। देखिए ये प्लेटफॉर्म काम करेगा नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, नॉलेज एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करने के लिए, और भी जो कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है, अपना एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया आई दीक्षा। अब वो प्लेटफॉर्म में हर कोई स्टेक होल्डर अपने आइडियाज रखेगा, जिसकी वजह से जहां पर भी आइडिया की कमी होगी वो यहाँ से ये पूरी करेंगे, ठीक है। तो एक नॉलेज पूल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस अपनी अपनी नॉलेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्री ट्रेड जब डिस्कस हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तब हम यहाँ पर उसको करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो दैट इज अबाउट आई दीक्षा पोर्टल। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। इसकी फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, पीएम मित्रा। फुल फॉर्म याद नहीं करनी है, वर्ड याद रखना, पीएम मित्रा। तो पीएम मित्रा पार्क will be established in Virudunagar. It is in which of the following states? PM Mitra Park will be established in Virudunagar. It is in which of the following states?
पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, अभी लिंक काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो क्लास कंप्लीट होने के बाद इसी फेसबुक पेज में आपको क्लास मिलेगी, तो वहां पे इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना आप, उसमें पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट पीएम इंटीग्रेटेड रीजन, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी मैंने पीडीएफ लिंक कमेंट में डाली है, देखो अगर यहाँ से हो जाए तो। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर दीजिए। तो पीएम मित्रा पार्क इस्टेब्लिश हो रहा है विरुधुनगर, ये किस स्टेट में। तो हमेशा देखो, पहली चीज तो हमेशा ये ध्यान रखना कि पीएम मित्रा पार्क ये किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो पीएम मित्रा को हमेशा याद रखना किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में भी हमने पीएम मित्रा पार्क की डिस्कशन की थी। तो अभी पहला पीएम मित्रा पार्क इस्टेब्लिश होने जा रहा है, तो वो किस स्टेट में होने जा रहा है, तो दैट इज योर तमिलनाडु। ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, आपका तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है, ये पीएम मित्रा पार्क करेगा क्या, ये एक्चुअल में एक ऐसी लोकेशन होगा, ये हब होगा जहां पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो पीएम मित्रा पार्क का मतलब क्या है, ये एक हब होगा जहां पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो जो फैक्ट्रीज टेक्सटाइल प्रोडक्शन करना चाहती हैं वो यहाँ पर आकर प्रोडक्शन कर सकती हैं, तो क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर इनको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। द पार्क विल हैव 50% एरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, 20% फॉर यूटिलिटीज, 10% फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट। ठीक है, एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा जहां पर आप रिसर्च वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, वर्कर्स हॉस्टल्स होंगे, हाउसिंग होगी, लॉजिस्टिक पार्क होंगे, वेयर हाउसिंग होगी, मेडिकल होगा, ट्रेनिंग होगी, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज होगी। मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट एक हब प्रोवाइड कर देगी। उस हब में आप क्या करोगे, उस हब में जाकर आप क्या कहते हैं, उस हब में आप टेक्सटाइल प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि पीएम मित्रा पार्क किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कौन से सेक्टर को ग्रो कराने के लिए बन रहा है, ये टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो कराने के लिए बन रहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। ठीक है, ये टग का मतलब टग बोट से, टग का मतलब टग बोट से। टग बोट क्या होती है, जैसे कोई भी कोस्ट पर एक बड़ा शिप तो एंटर नहीं कर सकता, तो उस बड़ी शिप को मैन्यूवर कोस्ट तक करने के लिए एक बोट यूज होती है, टग बोट। ठीक है, तो जब बड़ा शिप कोस्ट के नजदीक आ जाता है तो एक टग बोट उसे मैन्यूवर करते करते, मतलब घुमाते घुमाते कोस्टल एरिया के करीब लाती है, तो उस बोट को कहते हैं टग बोट। तो उसी टग बोट को थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी से चलाएंगे हम। ठीक है, तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, बहुत बढ़िया सर। तो इतना अगर हमें पता चल गया सर, ये टग बोट शिपिंग से रिलेटेड है, तो एक ऑप्शन तो समझ में आ गया सर कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हो सकता है, एक ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्रीन टग की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन टग की बात कर रहे हैं। तो आपने टग बोट सोच के तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स लगा दिया, लेकिन आपने ये तो नहीं सोचा ना कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, जो पहले टग बोट डीजल से चला करती थी, अब उसे हम ग्रीन एनर्जी से चलाएंगे। ग्रीन एनर्जी क्या होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई,
तो ये सारी एनर्जी ग्रीन एनर्जी में आएगी। तो डीजल से अब हम उसको चलाएंगे ग्रीन एनर्जी में। तो ये तो सर इन्वायरमेंट के भले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम जो है अब टग बोट रिन्यूएबल एनर्जी को से चला रहे हैं। पहले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से चलती थी, अब रिन्यूएबल एनर्जी से चला रहे हैं। तो कंट्री में एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सर आप कैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स लगा सकते हो, जबकि आंसर तो बी या डी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवेज, ठीक है। नांग जी, एग्जाम हॉल में आप खुद ही अपने आप को हिंट दोगे, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। ये करंट अफेयर्स एक क्वेश्चंस के फॉर्म में कराने का पर्पज ही यही है, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन का आंसर निकालना, क्वेश्चन को क्या कहते हैं हिंट देना, ये अपने आप में एक स्किल होती है। और वो कैसे आती है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। वरना अगर मैं आपको बस ऐसे सिंपल बता दूं, ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम है जिसमें एक बोट होती है, ठीक है, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हम ऐसे इसलिए नहीं पढ़ रहे ताकि बोरिंग ना हो जाए, प्लस साथ ही साथ एक आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्किल डेवलप हो, ठीक है। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये जो छोटी छोटी चुटंकी बोट्स देख रहे हो, ये है सर आपका टग बोट्स, ठीक है। तो इसका पर्पज ये है कि tugboats used in ports would be converted to green tugs that run on non-fossil fuels such as methanol, हाइड्रोजन और अमोनिया, इन पर इसको रन किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल which has been recently launched under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? थैंक यू तायंग जी। What is the name of the digitized claim settlement module which has been recently launched under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Agri claim, फसल claim, crop claim, आपका डिजी क्लेम, बताइए। What is the name of the digitized claim settlement module which has been recently launched under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? एग्री क्लेम, फसल क्लेम, क्रॉप क्लेम, डिजी क्लेम, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? फसल का मतलब क्रॉप, बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम बनाई है जिसके थ्रू किसानों की क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराया जाएगा। क्रॉप का इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं सर? कि मान लो किसी साल बारिश नहीं हुई, क्रॉप बर्बाद हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, कोई आपका वेदर डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ कि आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाई या आपकी पूरी क्रॉप बेकार हो गई, ठीक है, जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो पूरी क्रॉप खा जाते हैं, तो इस तरह का कोई भी डिजास्टर अगर होता है जिससे आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचे, तो एक इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी क्रॉप के पैसे के बदले एक प्रीमियम मतलब एक सेटलमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन जो क्लेम लेने का तरीका है उस पर बड़े डाउट हो रहे हैं। ये आज की स्कीम, ये 2015 या 16 की स्कीम है, आज 7-8 साल हो गई स्कीम चलते हुए।
लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्लेम सेटलमेंट की। किसानों का कहना है कि उनका पैसा प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाता, मतलब उनकी क्रॉप खराब हो रही है, वो इंश्योरेंस कंपनी को फोन कर रहे हैं कि भैया हमें पैसा दो, तो वो क्लेम सेटलमेंट उसको कहते हैं, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा नया मॉड्यूल बनाया है जिसे कह रहे हैं डिजी क्लेम। ठीक है, एक प्रॉपर मॉड्यूल बनाया है जिसके थ्रू किसानों को अपनी क्रॉप इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर डिजिटल डिजी क्लेम। मैं क्या आंसर बता गया? ओ हाँ, बता गया मैं आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डिजी क्लेम। अब ठीक है सर, सेटलमेंट के लिए जो मॉड्यूल बनाया है डीजी क्लेम इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पर ये जानना और भी जरूरी है कि व्हाट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहला सवाल, ये जो भी स्कीम पढ़ो, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम पढ़ो, सबसे पहला सवाल करो इसकी ऑडियंस कौन है, ये किसको फायदा पहुंचाएगी। ये सर किसको फायदा पहुंचाएगी? फार्मर्स को फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, किसके लिए बनाएगी? फार्मर्स के लिए बनाएगी। अब चूंकि ये फार्मर्स के लिए बनाएगी तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, क्या सर सरकार ने पहली बार ऐसी स्कीम बनाई है? पिछली सरकारों को कोई होश नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं, पहले भी स्कीम चलती थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर उसको मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम करा गया, फिर उसके बाद उसको हटा के मोदी जी ने एक रिप्लेस करके एक नई स्कीम बना दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये 2016 में लॉन्च हुई थी। तो इसका पर्पज ये है कि किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना इन द इवेंट ऑफ फेलियर। जो प्रधानमंत्री का सपना है एक फार्मर इनकम डबल करना, तो वो कैसे डबल करेंगे सर? उसी की स्ट्रेटेजी के लिए क्रॉप इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ताकि कल किसी किसान की अगर क्रॉप फेल भी हो जाए तो उसे कर्ज का बोझ ना उठाना पड़े, ताकि किसानों की जो इनकम है वो स्टेबलाइज हो जाए। कि अगर क्रॉप अच्छी हो गई तो उन्हें सर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मान लो क्रॉप खराब हो गई तो उसमें भी उनको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ताकि उनकी जो इनकम है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। और जब इन किसान स्टेबल हो जाएगा, जब किसान को श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है कि हमारी क्रॉप खराब भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो पैसा मिल ही जाएगा, तो जब किसान को एक स्टेबिलिटी मिलेगी तब वो क्या करेगा? इनोवेशन लाएगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज करेगा। अभी क्या होता है, किसान जो भी तरीका करते हुए आ रहा है, यूज कर रहा है, उसको वो चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी रिस्क है ना कि मान लो ये तरीका काम नहीं करा तो सर नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मर को एक रिस्क क्या कहते हैं, अगर फार्मर को स्टेबिलिटी मिल जाए तो वो रिस्क ले सकता है, वो इनोवेशन करने के लिए रिस्क ले सकता है। लेकिन रिस्क और इनोवेशन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। लेकिन अच्छी स्कीम है, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर आपको जैसे मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो आपको कुछ अमाउंट, कुछ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। इसी तरह से अगर किसानों को इंश्योरेंस कराना है तो उन्हें कुछ प्रीमियम जमा करना पड़ता है उस इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब फार्मर्स के लिए सर इनकम वैसी बड़ी दिक्कत की बात है, तो प्रीमियम पे करना उनके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस स्कीम के जरिए क्या प्लान कर रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं, दो तरह की क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, तो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो प्रीमियम का 2% किसको देना है? किसानों को देना है, बाकी सरकार देगी। और राबी क्रॉप्स पे 1.5% किसानों को देना है, बाकी सरकार देगी। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। जो प्रीमियम है वो सरकार, वो भारत सरकार ने उनके लिए सिर्फ कितना रखा है? 2%। जैसे मान लो 1 लाख का उन्हें प्रीमियम कराना है, कि 1 लाख रुपए की फसल का प्रीमियम कराना है, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा? 2% ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो 2% ऑफ 1 लाख आप निकाल सकते हो, इट इज 2000 रुपी। तो 1 लाख की क्रॉप के लिए उन्हें 2000 रुपी का क्लेम कराना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो जितना भी क्लेम चाहिए उसका प्रीमियम सिर्फ 2% है, और राबी क्रॉप के लिए 1.5% है। तो इस वजह से ये किसानों के लिए थोड़ा सा एक अच्छी स्कीम है।
कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो उसमें 5% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में प्रॉफिट भी ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम परसेंटेज भी बढ़ा दिया। तालंगी ये आपको एश्योर करना है कि यहाँ पे जो भी गलती करनी है कर लो, एक बार यहाँ गलती हो गई एग्जाम में नहीं करना है। मेरा नाम इज वेरी टफ टू प्रोनाउंस, अली सर कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अली सर कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 91। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द कॉल बिफोर यू डिग ऐप, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। देखो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जैसे कॉफी, ऐसी क्रॉप्स जिनकी ट्रेडिंग हो और जिन पे अमाउंट आपका अच्छा मिलता हो, ठीक है, जैसे कॉफी इट इज अ कमर्शियल क्रॉप। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो गार्डनिंग में होती हैं, ठीक है, उनके लिए आपका फील्ड नहीं होंगे, उनके गार्डन्स होते हैं, जैसे आपका फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, तरबूज है, ये सब कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं। इंतखाब, इट्स इंतखाब। नहीं थोड़ा अली सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने अपना कोई स्क्रीनशॉट भेजा होगा, तो उस स्टूडेंट ने मेरा नाम सेव करके रखा था इंतकाल सर से नाम से, उन्होंने सेव करके रखा था इंतकाल सर नाम से। आई वॉज शॉक्ड क्योंकि इंतकाल का मतलब होता है डेथ, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया इतना हैवी नाम मत लो, अली सर बोल दो, बात खत्म करो, ठीक है। चलो जी, समझ गए। Recently, Prime Minister Narendra Modi has launched the Call Before You Dig app. It is an initiative of which of the following countries? हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्या करें। अरे भैया आंसर बताओ जल्दी से। रिसेंटली मोदी जी लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ठीक है, गड्ढा करने से पहले फोन करो, ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। गड्ढे से परेशान हो गए मोदी जी। थैंक यू नाग जी। हेल्दी लाइफ की तो देखो दुआ की मुझे जरूरत है क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ कॉल बिफोर यू डिग, गड्ढा करने से पहले फोन करो, मोदी जी को आखिर ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री है ये करवाएगी। नागिन सीरियल में क्या था। नेवम जी ये सब छोड़ दो, नागिन नागिन सीरियल, इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ गड्ढा करने से पहले फोन करो, आखिर मोदी जी को ऐसी क्यों जरूरत पड़ी, और ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या गड्ढा करेंगे, कहाँ जाके गड्ढा करेंगे। अब देखो कॉल बिफोर यू डिग मतलब इसमें कॉल करने की बात हो रही है, कॉल, सर कॉल, और कॉल के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इस तरह से थोड़े बहुत तुक्के लगा सकते हो आप। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब एक मीम भी बहुत चलता है कि सरकार ने मान लो अभी अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए गड्ढा किया था, ये तो जैसे मान लो सरकार ने सीवर लाइन के लिए गड्ढा किया था तो सीवर लाइन डाल दी, उसके बाद गवर्नमेंट कह रही ओ शिट इसमें हम गैस पाइपलाइन डालना तो भूल ही गए थे, फिर गड्ढा किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये बड़ी दिक्कत है हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की कि एक बार में गड्ढा करके सब कुछ अरेंज नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि मान लो जैसे कभी कोई गड्ढा किया गया, जैसे अभी सरकार ने प्लान किया कि यहाँ पर हम अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे किसी एरिया में, तो इलेक्ट्रिक वायर्स को अंडरग्राउंड किया। अब उसके लिए जब गड्ढा खोदा गया तो वहां से एक पाइपलाइन जा रही थी, तो वो पाइपलाइन से फावड़ा टकराया और वो पाइपलाइन फट गई और आपके एरिया में पानी गायब हो गया। या पाइपलाइन के लिए गड्ढा हो रहा था, वायर टूट गया, आपके घर की बिजली चली गई, ठीक है। या किसी और के लिए गड्ढा हो रहा था, ऑप्टिकल फाइबर टूट गई, आपके घर का इंटरनेट चला गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम मैं मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपने या तो जरूर देखी होगी या फील करी होगी या कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी कि ये इंडिया में एक जनरल सी प्रॉब्लम बन गई है, गड्ढे होते रहते हैं
और कभी उसमें कुछ डल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उस चक्कर में अगर कोई एक काम होता है तो दूसरी चीजें नुकसान में चली जाती हैं। ठीक है, खासतौर से ऑप्टिकल फाइबर केबल तो सर बहुत लॉस में चली जाती है, उसमें तो बहुत नुकसान होता है बदलने में। अब वो कोई इलेक्ट्रिक केबल की तरह है नहीं जो दो टेप मारे बन गई, उसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। तो इससे सरकार ने एस्टिमेट किया कि हर साल 3000 करोड़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, सरकार ने क्या एस्टिमेट किया कि हर साल 3000 करोड़ का लॉस हो रहा है। अब ये 3000 करोड़ सर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इंडिया की आबादी 100 करोड़ भी माने, ठीक है, तो अगर सरकार ये लॉस बचा के 3000 करोड़ हमारे डायरेक्ट अकाउंट में भेज दे, तो एक पर्सन को कितना मिल जाएगा सर? 30 करोड़ मिलेगा, हर एक पर्सन को 30 करोड़ मिलेगा। अगर 200 करोड़ भी पॉपुलेशन है तो एक साल में अगर ये लॉस सरकार भर दे, तो यानी पर पर्सन कम से कम 25 करोड़ तो हम बचा सकते हैं। और वो 25 करोड़ डायरेक्ट खाते में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सोचो तो ये मैं इसलिए फील करा रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि ये जो 3000 करोड़ की रकम है जो इसी वजह से हर साल लॉस हो रही है, ये कितना बड़ा अमाउंट है। अब सर इससे फायदा क्या होगा? अब सरकार ने प्लान किया है कि जब भी कोई एक कंपनी, जैसे मान लो किसी को इलेक्ट्रिक वायर डालना है, तो वो जब भी इलेक्ट्रिक वायर डालेगा तो उससे पहले उस एरिया में जितनी भी केबल्स दौड़ रही होंगी सबको फोन करेगा, गैस पाइपलाइन वाले को फोन करेगा, वाटर पाइपलाइन वाले को फोन करेगा, सबको फोन कर देगा, ताकि प्लान करके एक्सकेवेशन किया जा सके और किसी और एक प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में दूसरी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस वजह से कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया, ताकि जो भी मिनिस्ट्रीज, जो भी आपका इन डिपार्टमेंट्स उस एसेट में इन्वॉल्व है, उस टेरिटरी में इन्वॉल्व है, सबको कॉल करके बुलाया जाए कि भैया गड्ढा होने जा रहा है, एक प्लानिंग करके एक्सकेवेशन करना, ताकि अगर वाटर पाइपलाइन जा रही है तो वाटर पाइपलाइन वाले बता दें कि इधर फावड़ा मत मारना, इधर से हमारी पानी की पाइपलाइन जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले बता दें इस एरिया से हमारी ऑप्टिकल फाइबर की केबल जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से सब लोग मिल के अगर काम करेंगे तो बेटर तरीके से काम हो सकता है, इसीलिए ये लॉन्च किया गया कॉल बिफोर यू डिग ऐप। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं है? आंसर को मैं आगे नहीं क्या पीछे बता रहा हूँ अभी तक? क्या कह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? चलो जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 92। Recently, the formation of a committee to improve the national pension system for government employees has been announced. It will be headed by who among the following? अभी क्या है, एक कमेटी बन रही है जो नेशनल पेंशन सिस्टम को चेक करेगी कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं, उसके लिए कमेटी बन रही है। उस कमेटी को कौन हेड करेगा? अनिल यादव, विवेक सिंह, टीवी सोमनाथन या फिर गौरव शुक्ला? अनिल यादव, वीके सिंह, विवेक सिंह, टीवी सोमनाथन, गौरव शुक्ला। करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, तो ये कमेटी कौन हेड करेगा? ये कमेटी हेड करेंगे, करेक्ट आंसर इज टीवी सोमनाथन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज टीवी सोमनाथन, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो इसको हेड करेंगे। देखो, नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या, उससे पहले मैं एक पहले ब्रीफ बता दूं कि अभी एक डिबेट चल रही है ओल्ड पें अच्छा, इसी को न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसी को न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसकी लड़ाई चल रही है ओल्ड पेंशन सिस्टम से। ये ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या होता था? ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या होता था कि जैसे मान लो आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पहले सरकारी नौकरी वालों के लिए था।
अगर मान लो आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट नौकरी में क्या होगा, आप रिटायर हो गए, तो मान लो आप 60 ईयर्स के हो गए, आज आप रिटायर हो गए, लेकिन जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन आपकी लास्ट सैलरी जो आई थी वो थी 50,000 रुपी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जो लास्ट सैलरी होती थी उसी का 50% यानी कि 25,000 रुपी, ये आपका क्या बन जाएगा, पेंशन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल फंडा था कि 50,000 रुपी अगर आपकी लास्ट सैलरी थी तो पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपी स्टार्टिंग। ठीक है, फिर इसमें सरकार साल में तीन बार डियरनेस अलाउंसेस भी ऐड करती है, महंगाई बता कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी इसमें पैसा ऐड ऑन करती जाएगी। तो ये सर थी ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, लेकिन इसमें ये सारा पैसा किसकी जेब से जा रहा है, सरकार की जेब से जा रहा है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में बर्डन बहुत पड़ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। तो 1999 के बाद ये सोचा गया कि गवर्नमेंट के इस बर्डन को हम कम करें, क्योंकि देखो जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपकी देश की इकोनॉमी आपको अच्छी करनी है तो सैलरीज पे खर्चा कम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देने की जगह आप रोड्स डेवलप करो, आप डैम डेवलप करो, आप प्लांट्स डेवलप करो, क्योंकि अगर आप रोड डेवलप करते हो तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी को ही अगर इंक्रीज कर रहे हो तो वो सिर्फ एक उस इंडिविजुअल पर्सन को फायदा पहुंचा रहा है, जो प्राइवेट पर्सन है उनको फायदा नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी एक्सपर्ट्स मानते हैं मेजर खर्चा सैलरी में कम, किसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा ज्यादा होना चाहिए। फिर इसको चेंज करके लाया गया एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम भी कह देते हैं, पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हर महीने सैलरी से कुछ परसेंट आपके कटेगा और उतना ही परसेंट गवर्नमेंट आपके मिलाती जाएगी। ठीक है, जैसे पीएफ होता है ना, तो पीएफ की तरह है, तो आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट करे कटेगा और गवर्नमेंट कुछ अमाउंट अपनी तरफ से इसमें जोड़ के मिलाएगी। और ये सारा जो इस पूरे अमाउंट को साल रिटायरमेंट तक जो भी अमाउंट इकट्ठा होगा उसके कहेंगे कॉर्पस। तो ये जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा उस कॉर्पस में से कुछ परसेंटेज पैसा, ठीक है, आपको डायरेक्ट नॉन टैक्सेबल, उस पर टैक्स न लगा के डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और कुछ परसेंट पैसा आपका होल्ड कर दिया जाएगा और उस पैसे से आपको मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसमें न्यू पेंशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, आप कुछ परसेंटेज आपने दिया, कुछ परसेंटेज सरकार ने दिया, और वो इकट्ठा होके कॉर्पस बना, उस कॉर्पस में से रिटायर होते ही कुछ पैसा आपको मिल जाएगा और कुछ पैसा सरकार होल्ड कर लेगी, जिसमें से मंथली आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें गवर्नमेंट करती क्या है, ये पैसा आपका एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे देती है और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी उसे किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो जितना उस कंपनी को रिटर्न मिलेगा उसी हिसाब से आपका कॉर्पस डेवलप होगा। ठीक है, पहले जैसे एश्योर था कि मिनिमम इतना आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, अब वो एश्योरिटी नहीं रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करा उस कंपनी ने, मान लो अगर रिटर्न अच्छे नहीं मिले तो आपको पेंशन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देखो अगर एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओल्ड वन वाज फार मच बेटर, क्योंकि उसमें आपको सटीक सैलरी मिल रही थी। लेकिन अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं देश में तो हमें सैलरीज पे बर्डन कम करना पड़ेगा, इसीलिए सरकार इस स्कीम को लाई। लेकिन आज के टाइम में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। ठीक है, जैसे देश में ट्रेंड बनते रहते हैं, जैसे आज के टाइम में एक ट्रेंड क्या है, किसी को भी वोट चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देता, 200 यूनिट तक बिजली फ्री। तो ये आप ज्यादातर स्टेट्स में देखोगे इलेक्शन कैंपेन का मोटिव रहता है। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रेंड चला है ओल्ड पेंशन सिस्टम का, खास तौर से कांग्रेस इस ट्रेंड को चला रही है कि जहां पर भी उनका इलेक्शन होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि हम ओल्ड पेंशन सिस्टम रिवाइव करेंगे। देखो नेशनल पेंशन सिस्टम या कह लो न्यू पेंशन सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, जिसको धीरे धीरे सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट टू आई थिंक वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये दो स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, बाकी सारे स्टेट्स ने एनपीएस अडॉप्ट कर लिया। लेकिन धीरे धीरे स्टेट्स इसको छोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए तो कर्नाटका में जो इलेक्शन में आपका जो वादा था कांग्रेस का वो ये था कि वो स्टेट में ओल्ड पेंशन सिस्टम को दोबारा रिवाइव करेंगे। अभी राजस्थान में इलेक्शन है, राजस्थान में भी यही प्रॉमिस किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम हम दोबारा से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी कर सकता है, बट अब इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो।
तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जनवरी में इसे लॉन्च किया गया था। शुरू में इसे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया गया था, फिर इसे सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए लॉन्च कर दिया। 2009 में इसमें बोल दिया गया जो भी इस पेंशन सिस्टम से ज्वाइन होना चाहता है, एनपीएस से ज्वाइन हो सकता है। मतलब आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हो तो अभी आप इस एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जितना भी फंड इकट्ठा होगा उसको मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए। बिल्कुल सर, उसको मैनेज करने के लिए एक बॉडी क्रिएट की गई है, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको कौन मैनेज करेगा? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अभी अभी इस एनपीएस को लेके काफी और भी कंप्लेंट्स आई हैं सरकार के पास, और इस पे ये माना जा रहा है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम लाने से बेटर है एनपीएस को ही थोड़ा सा और बेटर कर दिया जाए। तो उसी लिहाज से गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई अंडर टीवी सोमनाथन, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वो चेक करेंगे कि क्या क्या हम इसमें नई अप्रोच ला सकते हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसे इजीली अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, और एम्प्लॉयज को भी हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा पाए। ठीक है, चलिए जी। तो दैट वाज अबाउट न्यू पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम एंड ओल्ड पेंशन सिस्टम। यहाँ पर कोई डाउट है, क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, recently which of the following countries has tested a nuclear capable underwater attack drone HAL? Recently, which of the following countries has tested a nuclear capable underwater attack drone HAL? क्या है सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने एक मतलब एक ड्रोन बनाया है जो न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है। ठीक है, हायल का कोरिया में मतलब होता है सुनामी। तो उससे वो क्या जनरेट करना चाह रहे हैं? रेडियो एक्टिव सुनामी। मतलब अभी तक हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स थी, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स थी, वो क्या कर सकती थी? वो आपका न्यूक्लियर अटैक कर सकती थी। अब भाई साहब ने एक ड्रोन बना दिया, किम जोन उन जी ने एक ड्रोन बना दिया, उससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, इसीलिए इसको रेडियो एक्टिव सुनामी कह रहे हैं। ठीक है, चलो जी, तो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है हाइल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी। तो आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगाओ तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको भेजिए। ठीक है, मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।